नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 1 जुलाई 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से। ये इस तारीख का पहला भाग है और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले थोड़ी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन जैसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा और पर्यावरण की बात। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मतलब एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ, ये कार्यक्रम जहां तक मुझे याद है 2022 में शुरू हुआ था। हाँ। और इसका मुख्य उद्देश्य है बायोमास। आप समझिए जैसे फसल के अवशेष, पराली या दूसरा जैविक कचरा, उससे ऊर्जा बनाना। अच्छा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये साफ ऊर्जा तो है ही, साथ ही ग्रामीण आय बढ़ाने का भी एक जरिया है। तो ये जो नए दिशा निर्देश आए हैं, इनमें क्या खास है? मतलब क्या कुछ अलग है पहले से? हाँ, इसमें कोशिश की गई है कि प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया जाए। अच्छा। जैसे कि जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, एमएसएमईज, उनके लिए मंजूरी लेना अब थोड़ा आसान होगा। ठीक है। और जो सरकारी वित्तीय सहायता मिलती है, सीएफए, वो अब 2 किश्तों में दी जाएगी। पहले शायद एक ही बार में या अलग प्रक्रिया थी। ओह। और निगरानी के लिए भी नई तकनीक जैसे आईओटी आधारित मॉनिटरिंग, इसका इस्तेमाल होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हाँ, और एक और अहम बात है पराली जलाने की समस्या को लेकर। हाँ, वो तो एनसीआर में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो एनसीआर और आसपास के राज्यों में जो पैलेट बनाने वाले हैं, उनको अब ये विकल्प दिया गया है कि वो चाहें तो एमएनआरई की योजना चुने या सीसीपीबी की। अच्छा, विकल्प दिया गया है। हाँ, ताकि शायद वो अपने हिसाब से तेजी ला सकें काम में। मतलब कुल मिला के प्रक्रिया को सुगम बनाने पर फोकस है। चलिए, पर्यावरण से ही जुड़ी एक और खबर लेते हैं दिल्ली से। वहाँ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की तैयारी है। ये क्लाउड सीडिंग। हाँ, क्लाउड सीडिंग। इसमें करते ये हैं कि विमानों से कुछ रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइड बादलों में छोड़े जाते हैं। अच्छा। ये रसायन फिर नमी को आकर्षित करते हैं और पानी की बूंदें बनकर बारिश करवाते हैं। सिद्धांत तो यही है। सुनने में तो काफी कारगर लगता है, खासकर सूखे या प्रदूषण वाले इलाकों के लिए। हाँ, सैद्धांतिक तौर पर तो फायदे हैं, जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मदद, कृषि को लाभ, शायद मौसम पर कुछ नियंत्रण और वायु प्रदूषण कम करना। लेकिन चिंताएं भी तो होंगी। बिल्कुल है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि अगर अंदाजा गलत हो गया तो कहीं ज्यादा बारिश से बाढ़ ना आ जाए। हाँ, ये तो खतरा है। दूसरा, मौसम के प्राकृतिक चक्र में ये एक तरह का दखल है। इसके लंबे समय में क्या असर होंगे, ये कहना मुश्किल है। और फिर जो रसायन इस्तेमाल हो रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड जैसे, हाँ, उनका पर्यावरण पर और इंसानी सेहत पर क्या असर होगा, इस पर भी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। तो ये मतलब कोई रामबाण इलाज नहीं है। सही कहा। हर तकनीक के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं। अच्छा, अब थोड़ा कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री। हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री। सरकार ने कृषि भूमि पर पेड़ काटने के लिए कुछ मॉडल नियम जारी किए हैं। पहले ये बताएं कि कृषि वानिकी है क्या? कृषि वानिकी का सीधा सा मतलब है कि एक ही जमीन पर आप फसलें भी उगा रहे हैं और पेड़ भी लगा रहे हैं एक साथ। अच्छा, दोनों एक साथ। हाँ, और भारत में ये काफी महत्वपूर्ण है। देश का करीब 8.65% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। तो इसके फायदे क्या हैं? मतलब पर्यावरण के लिहाज से, किसानों के लिहाज से? फायदे कई हैं। देखिए, पर्यावरण के लिए तो सीधा फायदा है कि पेड़ बढ़ते हैं, कार्बन सोखते हैं, तो हमारे जो जलवायु लक्ष्य हैं जैसे एनडीसी टारगेट्स, उनमें मदद मिलती है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो किसानों की आय बढ़ सकती है पेड़ बेचकर या उनके उत्पादों से। सरकार का लक्ष्य भी है किसानों की आय दोगुनी करने का। हाँ, वो तो है। और सामाजिक रूप से गाँव में जीवन स्तर सुधर सकता है, रोजगार मिल सकता है। तो ये जो नए मॉडल नियम आए हैं, ये क्या करेंगे? ये नियम मूलतः प्रक्रिया को व्यवस्थित और मानकीकृत करने की कोशिश है। अच्छा, स्टैंडर्डाइज करने की। हाँ, इसमें राज्य स्तर पर एक समिति एसएलसी की भूमिका तय की गई है। फिर जो भी पेड़ लगाएगा उस क्षेत्र का एक राष्ट्रीय टिम्बर प्रबंधन प्रणाली में पंजीकरण होगा। और पेड़ काटने के लिए परमिट या एनओसी कैसे मिलेगा, इसकी प्रक्रिया भी बताई गई है। मकसद यही है कि किसानों को पेड़ लगाने और फिर उनकी कटाई से कमाई करने में आसानी हो। मतलब लाल फिताशाही कम हो। हाँ, और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन मिले। सरकार ने पहले भी कदम उठाए हैं, जैसे 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति आई थी, एसएमएफ योजना है, और एक बड़ा कदम था वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर घास घोषित करना। हाँ, वो याद है, ताकि उसकी कटाई और ढुलाई आसान हो सके। बिल्कुल।
चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर रुख रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें बाल और मातृ स्वास्थ्य में भारत की प्रगति की काफी सराहना हुई है। हाँ, और ये वाकई एक अच्छी खबर है। आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। जैसे मातृ मृत्यु अनुपात MMR, उसमें 1990 के स्तर से लगभग 86% की गिरावट आई है। 86%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जबकि वैश्विक औसत गिरावट सिर्फ 48% के आसपास है। इसी तरह 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR, उसमें 78% की कमी आई है। और नवजात मृत्यु दर यानी NMR, उसमें भी 70% की कमी। एक और महत्वपूर्ण बात है जीरो डोज बच्चे। जीरो डोज मतलब वो बच्चे जिन्हें DTP का पहला टीका भी नहीं मिला हो, उनकी संख्या भी भारत में घटी है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? मतलब कौन सी सरकारी पहलें कारगर रहीं? देखिए, सबसे बड़ा श्रेय तो जाता है हमारे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP को। ये दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है। हाँ, इसमें अब कितने टीके शामिल हैं? अब ये 12 बीमारियों से बचाव करता है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष जैसे जो लक्षित अभियान चलाए गए, खासकर उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए जो टीकाकरण से छूट गए थे। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष। हाँ, फिर टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ है। जैसे UN प्लेटफॉर्म है जो टीकाकरण की डिजिटल ट्रैकिंग करता है। सब कुछ डिजिटल हो रहा है। और जमीनी स्तर पर हमारी आशा और ANM कार्यकर्ताओं का जो मजबूत नेटवर्क है, उनकी भूमिका तो खैर अमूल्य है। सही कहा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत 2014 से पोलियो मुक्त है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य उपलब्धि है। चलिए अब कुछ और खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। एक है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। इसका मुख्यालय खुला है निजामाबाद, तेलंगाना में। हाँ, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करेगा। इसका काम होगा हल्दी के उत्पादन, विकास और निर्यात को बढ़ावा देना। भारत हल्दी का बड़ा खिलाड़ी है ना? सबसे बड़ा। हम सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी और निर्यातक भी। और हमारी कई हल्दी किस्मों को तो GI टैग भी मिला हुआ है। जैसे महाराष्ट्र की सांगली हल्दी, वायगांव हल्दी, तमिलनाडु की ईरोड मंजन और मेघालय की लाकाडोंग हल्दी, जिसमें करक्यूमिन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर है। रेमिटेंसेस पर RBI की रिपोर्ट आई है। हाँ, प्रेषण यानी जो पैसा विदेश में काम करने वाले भारतीय घर भेजते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में भारत को करीब 135.46 बिलियन डॉलर मिले। 135 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और इसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे को संभालने के लिए एक बहुत स्थिर और महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल। एक और थोड़ी अलग खबर है चुनाव आयोग से। ECI ने करीब 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPs को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है। हाँ, ये वो पार्टियां हैं जो रजिस्टर तो हैं लेकिन शायद सालों से कोई चुनावी गतिविधि नहीं दिखा रही थीं। न चुनाव लड़ा, न जरूरी दस्तावेज जमा किए। तो इन्हें डीलिस्ट क्यों किया जा रहा है? चिंता ये थी कि कहीं इन पार्टियों का इस्तेमाल मतलब सिर्फ नाम के लिए तो नहीं हो रहा, कहीं पैसे के लेन देन, वित्तीय अनियमितताओं या काले धन को सफेद करने के लिए तो इनका दुरुपयोग नहीं हो रहा। ओह, ये गंभीर चिंता है। हाँ, तो ये कदम एक तरह से चुनावी प्रक्रिया में सफाई और पारदर्शिता लाने की कोशिश है। समझ गया। और कुछ छोटी मगर महत्वपूर्ण खबरें? हाँ, कुछ और हैं, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, इन्हें 2019 में GI टैग मिला था। ये पारंपरिक हाथ से बने चमड़े के सैंडल हैं। हाँ, काफी मशहूर हैं। फिर प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हुई। 23 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए। अच्छा, 23 साल बाद। एक फंगस है बोट्राइटिस, खबर थी कि इसे क्लोन नहीं किया जा सकता। ढोल यानी एशियाई जंगली कुत्ता असम में फिर से देखा गया है। ये IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त है। ढोल की वापसी अच्छी खबर है। हाँ, फिर द्वितीयक प्रदूषक जैसे PM 2.5 का एक बड़ा हिस्सा इनसे बनता है। सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना पर भी काम चल रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नया एक्सोप्लैनेट खोजा है, TWA-7b। वाह, नई खोजें जारी हैं। और इंडिया एनर्जी स्टैक की बात है, जो ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की पहल है। जैसे UPI है पेमेंट के लिए, वैसा ही कुछ ऊर्जा के लिए। और मेडागास्कर
जो चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, उसका भारतीय मानसून से संबंध है। काफी सारी जानकारी हो गई। तो ये थी 1 जुलाई 2025 की कुछ प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण, जो यूपीएससी की तैयारी में यकीनन मददगार साबित हो सकती हैं। हाँ, और आज की चर्चा से ये भी पता चलता है कि कैसे भारत एक साथ कई मोर्चों पर मतलब चुनौतियों का सामना कर रहा है और समाधान ढूंढ रहा है, चाहे वो सतत विकास हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या शासन में सुधार। बिल्कुल। ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था, शासन, सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, इन विषयों को समग्रता में देखना जरूरी है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर हाँ, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले सत्र में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।